बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। आप मस्ती के मूड में आ जाओ और मैं ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं करूँगा। सोनल जी ने कहा, बोले मैं ये करके चली जाऊँगी, अपना बना के चली जाऊँगी, और जा भी रही है। लेकिन अब जारी हो जिसका। ये माइक तुम्हारा थर थर क्यों कर रहा है यार? लाइट स्पार्क कर रही है कि मैं कर रहा हूँ? या ये कवियत्रियां जारी है इससे तो नहीं कर रहा ना स्पार्क? आप मस्ती के मूड में आ जाओ क्योंकि किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता। मैंने कहा कि आपसे ताली बजाओ। अब भाई ओरिजिनल आदमी होगा अपने आप बिक जाती है, उसमें मार्केटिंग करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूं। मैं फालतू फोकट की ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। ओ भाई ये मोबाइल छोड़ के बैठ जाए यार। अब तो लैपटॉप में क्या कर रहे हो सर? अच्छा पत्रकार हो क्या? ठीक है फिर तो करो, मेरी वाली ढंग से छापना। हाँ देखो, ये लोग कह रहे थे, बोले कि ऑडियंस कम है, ऑडियंस कम है। भाई साहब कोरोना आया, पहलगांव पे हमला हो गया, भूकंप आ गए, बहुत सारी आपदा आ गई, फिर भी रात के 12:30 बजे बाद इतने सारे जिंदा आदमी बैठे हैं। ये कोई कम बात है क्या? और ये राम परेशान हो रहा था, बोले कि ये हो गया वो हो गया। राम अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब तो पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। हालांकि हम ऐसे ही नहीं पहुंचे चांद पे, इसके लिए हमने ट्राई किया था, इसके लिए हमने मेहनत की थी। इसके पहले भी हमने चांद पे जाने का ट्राई किया था, तब भी ये मोबाइल चला रहे थे। इस आदमी को कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। ठाकुर उसको छोड़ दो ना। मैं वो पेमेंट कर रहा था, वो छुरियां गई ना। तो पेमेंट उनका डूब थोड़ी रहा है, अगले प्रोग्राम में बुला के फिर कर देना। और पेमेंट कर रहे थे, या तो पहले ही कर दिया करो। अगर पहले कर देते तो मैं पहले ही निकल जाता। बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। स्वागत। हम ऐसे ही नहीं पहुंचे सर चांद पे, इसके लिए हमने ट्राई किया था, इसके लिए हमने कोशिश की थी। इसके पहले भी हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं शाहपुरा वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं केवल 5वीं पास हूं। और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं थी।
बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ शाहपुरा वालों, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और एक बार में ही बोल रहे हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2। अरे ट्राई तो करो, बात कुछ भी नहीं है। बात यह है मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता सर। अब जैसे आप सोफे पे बैठे हो तो आप तो पढ़े लिखे ही होंगे, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर किसी अमीर। जिंदाबाद। और हम तो उस देश के हैं, वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। वो हम ही थे जिसने गर्भ में शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने सिकंदर के रथ को वापस मोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने अंगारों पर चलने का साहस जुटा लिया था। और एक जड़ी बूटी मांगी थी किसी ने तो पूरा पहाड़ हथेली पर उठा लिया था। क्या बात है, जिंदाबाद। एक बाबूजी आए, देखो तुमने कितने सारे भगाए, अब मैंने कम से कम एक तो बुलाए। बैठो भाई साहब, अब थोड़ा सा आज के प्रोग्राम से लग भी रहा है कि ठंड चालू हो चुकी है। अब ठंड में मेरे संपट नहीं आता है भाई साहब। रात के 3 बजे तक तो मेरे को यही समझ में नहीं आता ये रजाई लंबी किधर से और चौड़ी किधर से। ये जो आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना भैया, ये जमाना गया। अब आप थोड़ा अपडेट हो, अब नया जमाना आ गया। अब हम लड़के तो कम करते हैं यूज, ये लड़कियां महिलाएं ज्यादा करती है। अब इनको फोटो खींचना हो आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। और मैं जिंदगी में सब करता हूं, लेकिन मैं बीड़ी पीने वालों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहते हैं, देख अग्नि हाथ में झूठ ना बोल रो। वो वहां भी धर्म ढूंढ लेता है। क्या ये बीड़ी वाले हैं क्या? हाँ तो क्या हो गया भाई साहब, आप स्वदेशी हो भाई। आप दूसरे देश में पैसा तो भेज नहीं रहे ना। बीड़ी वाला भारतीय होता है, स्वदेशी होता है। सिगरेट वाला होता है विदेशी। वो पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि कमल जी इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती जी, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। अब ये बिना बात परेशान हो रहा, बोला 250 रुपए की बोतल में बोट बिक रहे। कोरोना काल में जब इस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई थी, कोरोना काल में जब इस देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर गई थी, तो इस देश की अर्थव्यवस्था को न मोदी जी ऊपर उठा सके, न राहुल जी ऊपर उठा सके, न ये भाई साहब जो आ रहे हैं ये ऊपर उठा सके। आओ ये अर्थव्यवस्था गिरा क्या है उधर। क्या बात है। कोई अर्थव्यवस्था को ऊपर नहीं उठा सका, न मोदी जी, न राहुल जी, न केजरीवाल जी।
न वो बंगाल वाली, कोई नहीं उठा सका। तो इस देश की सरकार ने न सबसे पहले मंदिर खोला, न मस्जिद खोली, न गिरजाघर खोले, न गुरुद्वारे खोले। हिंदुस्तान की सरकार को केवल एक ही कौम पर भरोसा था। और देश की सरकार ने सबसे पहले खोले तो दारू के ठेके खोले, और पी के बेवड़ों ने अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। वाह क्या, बहुत सारे तो अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के चक्कर में खुद ऊपर उठ गए। अरे वो एक आया मेरे पास, बोला गुरुजी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोला ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरी गुलाम बन के रहे। अरे मैंने कहा ऐसा ज्ञान तो मेरे खुद के पास ही नहीं है, तेरे को कहां से दूं? अरे बोला आप इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े कवि, आप तो दे ही सकते हो ज्ञान। तो मैंने कहा तेरी शादी हो गई? बोले नहीं भाई साहब, अगले महीने शादी है। ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई मेरी गुलाम बन के रहे। तो मैंने कहा ले जा ज्ञान, ले जा। और क्या, देना ही पड़े। तो बोला करना क्या है? मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, शादी के पहले ही दिन तेरी लुगाई के पास एक दारू की बोतल ले जाके रख देना। तेरी लुगाई देखते ही कहेगी ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को, शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया। तू उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना। वाह। और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। तेरी लुगाई जब तेरा इतना बड़ा त्याग और बलिदान देखेगी तो जिंदगी भर तेरी गुलाम बन के रहेगी। उसने वैसा ही किया। शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास दारू की बोतल ले जाके रखी। उसकी लुगाई देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना। वाह। देखो हंसो मुस्कुराओ, हंसने मुस्कुराने के लिए ही तो अपन यहाँ पे बैठे हैं। भाई ये जितने भी भगत सिंह फांसी पे क्यों झूले? इसलिए झूले कि आप हंसो मुस्कुराओ। वाह। इन्होंने सबने जो इतना बलिदान किया वो आपकी मुस्कुराहट के लिए किया है। मेरी लड़ाई किसी चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका से नहीं है, लेकिन अमेरिका से है थोड़ी बहुत। आप पहले नहीं थी, आजकल हो गई। और मैं तो कहता हूं कि जहरीले सांप पर सोतेले बाप पर भरोसा कर लेना। नहीं करना चाहिए पर कर लेना। जहरीले सांप पर, सोतेले बाप पर, मौसमी हवा पर, एक्सपायरी डेट की दवा पर, झोला छाप डॉक्टरों पर, गुटखा छाप एक्टरों पर चाहे भरोसा कर लेना, मगर बदलते हुए परिवेश पर भरोसा मत करना। पागल कुत्तों का भरोसा कर लेना, मगर अमेरिका जैसे देश का भरोसा मत करना। वाह, जिंदाबाद। क्या बात है सुरेश जी? इसमें क्या जिंदाबाद, भरोसा ही तो नहीं करने की कह रहा हूं। वो कवियत्रियां भी तो ये भरोसा नहीं कर रही थी कि ये बाद में नहीं देगा पेमेंट, तो अभी लेके जाओ। लेकिन देखो मैं एक बात बताऊं, शाहपुरा वो धरती है जिसका माल शाहपुरा में बिक जाता है, समझ जाओ फिर वो कवि पूरे हिंदुस्तान में टिक जाता है। मैं शाहपुरा आया 25, 23, 24 साल पहले, तो मैं स्टार बन गया। ये राम भदावर आया, ये भी बन गया। तो अब ये हीरामणि वैष्णव आया है, ये भी बन जाएगा। तू दिल छोटा मत करे। उस समय क्या महाराज जी का प्रोटोकॉल था, अभी खत्म हो गया। तो सीधा बैठ। तो अब वो भी सुनाऊंगा। तो दिल छोटा मत करो, क्योंकि ये लड़का आया है कोरबा छत्तीसगढ़ से। आप जिंदगी में जाके एक बार जाओगे ना कोरबा, तो 10 बार सोचोगे कितना दूर है। तो ये वहां से आया है। तो इस लड़के को अभी पूरी जिंदगी जीना है, बहुत यात्राएं करनी है। एक बार इसकी काबिलियत के लिए आप जोरदार तालियां बजा दो। ये मुस्कुराते हुए अपने गांव जाए। और भाई साहब ये कोई मतलब नहीं इसका रिकॉर्डिंग करने का। अब आप फेसबुक पे डालोगे, आपकी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे, फिर वो मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी, उसमें नुकसान आपका ही है।
वो अंग्रेज मिल गया मेरे को, अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, उधर जो वो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्ठा डेढ़ छाना, बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। वाह, अब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी राजस्थान का, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी, वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। वाह, दिमाग से काम। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। बोला किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा थैला लेके आया हूं इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा 5 किलो बाजरा भी दे दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा मिक्स कर दे, लुगाई कर लेगी अलग अलग, नहीं तो कमल जी से करवा लेंगे, तेरे को कई बात की टेंशन है। उसने सारे एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगली साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़ अपने, को कई बात की टेंशन है। मेरे साथ तो ऐसी दिक्कत हो जाती है। अभी भाई साहब मेरे को दिल्ली से मथुरा जाना था। लेट समझ में आई। किसके? तो आजकल तू जो बोलता है ना वो सबसे पहले तुलसीदास जी वाली, वो भी इसके लेट ही आई थी समझ में। इसके जल्दी आती तो ये भी मेरी तरह लास्ट में नहीं पढ़ रहा होता। लेकिन खैर आई जो तो आई, हालांकि मेरे भी लेट ही आई थी। वो आज ये भूल गया, आज ही इसलिए भूल गया तो भूल गया। मैं तो एक बार तेल हाथ में लिया तो मलना भूल गया, सड़क पर खड़ा हुआ तो चलना भूल गया, कपड़ों पर चाय गिर गई तो दाग हटाना भूल गया, एक लड़की ने आंख मारी तो उसे पटाना भूल गया, छत पर गीले कपड़े सुखाने गया तो मेरा दिमाग भटक गया, कपड़े तो मैंने जमीन पे पटक दिए और खुद तार पे लटक गया। तो भूल जाते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अरे देख मेहनत करनी पड़ती है। बादाम खाया कर, तेरी भी याददाश्त तेज होगी, और बादाम नहीं खाए तो फिर ठोकर खा, उससे और तेज होगी। मेरे को अभी पिछले दिनों दिल्ली से मथुरा जाना था, तो मैं दिल्ली से मथुरा जाने के लिए ट्रेन में बैठा। अब आप जानते हो सर, सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। तो बहुत सारे आगे मेरे पास, मैं थोड़ा फेमस भी हूं ना, तो बहुत सारे आगे। बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अरे मथुरा जा रहा हूं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोला बहुत अच्छे, लेकिन एक दिक्कत होगी भाई साहब। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई? बोला भाई साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए, ये राजधानी एक्सप्रेस है, इसका स्टॉप ही नहीं है मथुरा में। मैंने कहा कहाँ है इसका स्टॉप? बोले ये डायरेक्ट अब सवाई माधोपुर रुकेगी, वहां से आप उतर के दूसरी ट्रेन में बैठ के फिर आना पड़ेगा। और मैंने कहा तो गड़बड़ हो गई यार। तो इतने में एक दूसरा ज्ञानी आ गया। अरे भला भाई साहब इनकी बातों में बताओ, अभी मोदी जी ने रेलवे का काम छेड़ रखा है, तो ये ट्रेन मथुरा में नहीं रुकती है, लेकिन ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ही ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो तो आप एक काम करना, एक पांव बाहर निकालना और फिर कूदना, और कूदने के बाद थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना। तो स्पीड मेंटेन रखोगे तो आप उतर जाओगे, आपकी चोट वोट नहीं लगेगी। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए बोले भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट होगी, इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया।
बताओ नहीं, आपकी ठाका तालियां तो इस बात पे आए, वो खींच के यूं और बोले बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। वाह। और फिर एक ये कमल जी जैसा बैठा था, उसमें शाहपुरा का, जैसे ही मैं दूसरे डिब्बे में चढ़ा उसने मेरा लगेज बाहर फेंक दिया। तो दिक्कत हो जाती है। हम तो साहब उस देश के वासी हैं कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में। मैं इन सब कवियों का परिचय और मेरा परिचय 4 पंक्तियों में आपको देता हूं। मैं आपको कवि सम्मेलन, कविता दोनों एक साथ सुनाता हुआ चलूंगा। वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला, वो बोला इलेक्ट्रॉनिक, बोला प्रिंट नहीं बोला। बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब जब फांसी पे चढ़ रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का पढ़ा लिखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? इसलिए कह रहा हूं आपको, मस्त रहो, हंसो हंसाओ। ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, न मैं बीजेपी का आदमी हूं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं। मैं केवल मेरी लुगाई का आदमी। और किसी का, अभी मैं कवि सम्मेलन में चल गया कलकत्ता, तो मेरी लुगाई ने मेरे को फोन कर दिया, बोले तुम घर पे आओ तो एक खाली बोरी लेके आना, गेहूं भरने हैं। अब मैं घर पे गया तो मैं बोरी ले जाना भूल गया। जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम बोरी लेके आ गए? मैंने कहा मैं तो बोरी लाना भूल गया। बोलो कोई बात नहीं, मैं ड्रम लेके आ गई। वाह। और अब मैंने कहा तू ड्रम लेके क्यों आई? बोला तुम बोरी लेके नहीं आए तो मैं ड्रम लेके आ गई। अब मेरे अंदर उत्सुकता जगी। मैंने कहा एक बार चेक तो करूं ड्रम कौन से कलर का है। अब जैसे ही मैंने ड्रम स्टोर रूम में जाके देखा तो भाई साहब ड्रम ब्लू, नीला। और अब मैंने कहा नीला क्यों लेके आई? काला, पीला, हरा, बैंगनिया, गुलाबी भी तो ला सकती थी। अरे बोले मेरा फेवरेट कलर है नीला, आसमान है नीला, पानी है नीला, इसलिए नीला लेके आई। अरे मैंने कहा पानी तो पनिहारी होता है। अरे बोला हनी सिंह ने कहा है आज ब्लू है पानी पानी, इसलिए नीला लेके आई। तो मैंने उसका बिल चेक किया। बिल चेक करके मैंने दुकानदार को फोन किया। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, कोई ड्रम ब्रम मिल जाएगा? अरे बोला भाई साहब मिल जाएगा, हरा मिल जाएगा, पीला मिल जाएगा, गुलाबी मिल जाएगा, बैंगनिया मिल जाएगा। मैंने कहा नीला नहीं मिलेगा क्या? बोला भाई साहब एक ही बचा था स्टॉक में। आज सुबह एक चालबाज औरत आई थी, 500 एक्स्ट्रा देके वो भी लेके चली गई। तो ड्रम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आदमी के साथ दिक्कत ये हो रही हो, प्लेन में जाए तो मर जाए, हनीमून पे जाए तो मर जाए। बहुत सारे ऑफिस में काम कर रहे थे, उनके ऊपर प्लेन ही गिर गया, करे तो करे ही क्या। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। अब क्या है कमल जी, अपन जिस जगह सिंदूर लगाते हैं तो वो जगह फिर अपनी हो जाती। अब मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगाया तो पाकिस्तान अपना हो गया था। पर वो मोदी जी की पुरानी आदत है सिंदूर लगा के छोड़ने की। क्या बात है। उन्होंने बीच में ही रोक दिया। वो अमेरिका का आ गया था एक भूरा बंदर बीच में। मैं पाकिस्तान की इतनी टेंशन नहीं पालता भाई साहब। मैंने तो मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा है। जब भी मन में आती है उसी के 2 लात देता हूं, मस्त रहता हूं, कौन टेंशन पाले।
उधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता, इधर मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल कर देता हूं। अब ये जो कवि पीछे है ना, ये राहुल जी के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, बेचारे की इज्जत ही नहीं करते। नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को राहुल गांधी के खिलाफ, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी हम हास्य कवियों के कुल देवता है। तो अपने देवता के खिलाफ किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, जब मैं मोदी जी को सुनता हूं तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित होता हूं, फिर मैं राहुल जी को सुनता हूं तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाता हूं। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं, सारे एक बार में ही धुलवा लाते हैं। बार बार का टंटा ही कौन पाले। मिलती थी रोज मुरारी से, वो देखो बाबूजी ने क्या ताली बजाई है, अरे ऐसे बजाओगे तो मेरी तो 7 पीढ़ियां तर जाएगी। अच्छा, ये विपक्ष वाले भी कम नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष वाले कहते थे यार ये बोले अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं हैं, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। फिर अटल जी थोड़ा बीमार पड़े, उनकी 13 दिन में सरकार गिर गई। फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए तो अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। तो ये बोले कि अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे हैं। ये अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे हैं। फिर अडवाणी जी भी पीछे हटे। फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं रे विपक्ष वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन विपक्ष वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। अब आए तुम्हारे तारी अब छिड़े। जब तक सारे लोग तालियां नहीं बजाएंगे एक ही लाइन सुनाता रहूंगा मैं। ओ मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। आज तो पत्रकार साहब भी तालियां बजा रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। ओ मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से मिलती थी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे। हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। अब तालियां किया। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से मिलती थी रोज। फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे। उसकी शादी हो गई और बाबा जी का ठुल्लू मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं। क्या बात है।
वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। उसका कैरेक्टर मिलता है दिल्ली के एक तिवारी से, मिलती थी रोज मुरा। अच्छा, हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। अब एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हो गया? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? और अब बोला भाई साहब अभी अभी अक्षय कुमार की नई पिक्चर लग रही है थिएटर में, जोली LLB 3, वही देख के आ रहा हूं। आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाओ। अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई। 3 दिन तक तो उसका इंटरवल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उसको 10 महाभारत दी, बोला जा इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब ये तो यूं ही बिक, थोड़ी ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 50 महाभारत दी, वो फिर 1 घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब इतनी कम से मेरा पड़ता नहीं आएगा, थोड़ी ग्रोथ बढ़ाओ। दुकानदार ने अब की बार उसको 500 महाभारत दी, वो फिर 2.5-3 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले ये 500 महाभारत बेचने में आदमी को पूरी जिंदगी लग जाए तो नहीं बिकती, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है? घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। क्या बात है। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी रामायण महाभारत सब बेचना बंद। मैंने कहा अब क्या करेगा? बोला भाई साहब अब तो मेरी नई नौकरी लगी। मैंने कहा नई नौकरी किस में लगी रे तेरी? बोला भाई साहब मेरी नई नौकरी रेलवे में लगी। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लगी तेरी? बोला भाई साहब रेलवे में मेरी ये अनाउंसमेंट करने की नौकरी लगी। अनाउंसमेंट? अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापिस गई। ये एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाओ। थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वें फ्लोर पे। अब उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना। अब जैसे ही उनने गाड़ी पार्क करी तो पार्क करते ही वो बोला और ऊपर बाद में चलना, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोले तू बहुत देर लगाएगा, 20 फ्लोर चढ़ने यार, लिफ्ट भी नहीं है। तो 2-4 फ्लोर चढ़ गए। वो फिर बोला अरे बाद में बोला। फिर 10 फ्लोर चढ़ गए। वो फिर बोला अरे मेरी बात सुन तो ले। अरे बोला बाद में बोलना यार, 20 फ्लोर चढ़ने हैं। फिर 20 फ्लोर चढ़ गए तो सबने हाँफते हाँफते पूछा उससे, बोला भाई बता तू क्या बोल रहा था? बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। क्या बात है। थोड़े दिन बाद वो क्रिकेट का मैच खेलने चला गया और क्रिकेट का मैच खेलने गया तो अंपायर ने उसके सामने सिक्का उछाला, बोला मांग, हेड मांगेगा कि टेल मांगेगा? अब सिक्का आसमान में।
आज यही उसके तो जो आ गया जो ही असल है। क्या बात है? अभी आपने देखा होगा हमारे देश के एक बड़े संत थे रामभद्राचार्य जी। तो रामभद्राचार्य जी ने कहा कि मैं प्रेमानंद महाराज को चुनौती देता हूं कि उनको संस्कृत का एक भी श्लोक आता हो तो बोलकर दिखाए। हालांकि दोनों बड़े बड़े संत हैं, मैं तो छोटा सा बालक हूं, इतने बड़े संतों के बीच में क्या बोलूं। पर इतना जानता हूं कि संत वो नहीं होता जिसे अपने ज्ञान का अहंकार होता है, संत वो होता है जिसे अहंकार का ज्ञान होता है। क्या बात है? अभी महाराष्ट्र में एक मारवाड़ी बच्चे को पीटा गया और उससे कहा कि मारवाड़ी नहीं, हिंदी नहीं, मराठी में बात करो, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। तो बोला भाई साहब मेरे को नहीं आती मराठी, नहीं आती नहीं है तो कैसे बोलूं। मैं एक बात बता रहा हूं इस मंच पर, तमिलनाडु में भी चला कि यहां पर हिंदी नहीं चलेगी, केवल तमिल चलेगी। एक बार एक जंगल में सारे जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास चले गए और शेर से जाके बोले राजा जी ये जंगल में सियार बहुत हू हू करते हैं, आप एक काम करो इनको जेल में डालो। तो शेर बोला जी सियार हू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बोला भाई साहब नींद डिस्टर्ब होती है, इनको जेल में डालो। तो शेर ने सियारों को जेल में डाल दिया। 2-4 दिन बाद फिर चले गए, बोला भाई साहब जंगल में गधे भी बहुत ढेचू ढेचू करते हैं, इनको भी जेल में डालो। हालांकि जंगल में गधे नहीं होते हैं, हाँ, पर जब विधानसभाओं में हो सकते हैं वाह 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 वाह, तो जंगल में क्यों नहीं हो सकते हैं। बोला भाई साहब नींद डिस्टर्ब होती है, इनको भी जेल में डालो। अरे बोला गधा ढेचू ढेचू नहीं करेगा तो क्या करेगा। बोला भाई साहब नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। शेर ने उनको भी जेल में डाल दिया। 4-5 दिन बाद फिर चले गए, जानवर इकट्ठा होके बोला भाई साहब जंगल में कौवे भी बहुत काऊ काऊ करते हैं, इनको भी जेल में डालो। शेर बोला जी कौवे काऊ काऊ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बोला सर नींद डिस्टर्ब होती है, इनको जेल में डालो। तो शेर बोला जी कौवा आसमान में उड़ता है, मैं जमीन में चलता हूं, उसको मैं जेल में कैसे डाल सकता हूं। तो जानवर बोले नहीं डाल सकते जेल में, तो राजा जी फिर इस्तीफा दो। तो शेर ने इस्तीफा दे दिया। अगले दिन फिर कुत्ते को जंगल का राजा बनाया गया। वाह, ध्यान रखना जब भी शेर इस्तीफा देगा तो कोई ना कोई कुत्ता ही राज करेगा। और कुत्ते ने राजा बनते ही घोषणा कर दी, बोले आज से ना जंगल में कोई ढेचू ढेचू करेगा, ना आज से कोई जंगल में हू हू करेगा, ना आज से कोई जंगल में काऊ काऊ करेगा। जिसको भी जंगल में रहना है केवल भो भो करनी पड़ेगी और कोई भी भाषा इस जंगल में नहीं चलेगी। तो जानवर बोले जी हम भो भो कैसे कर सकते हैं भाई साहब, हमको तो आती ही नहीं है। तो शेर बोला, वो कुत्ता बोला, बोलो नहीं आती तो जाओ यहां से। तो सारे जानवर दूसरे जंगल में जाके बस गए। अब कुत्ता अकेला ही भो भो करता, कुत्ता अकेला ही भो भो सुनता, कुत्ता अकेला ही भो भो करता, अकेला ही भो भो सुनता। इसलिए कहता हूं भाई साहब जिसको भो भो आती है उसको भो भो करने दीजिए, जिसको ढेचू ढेचू आता है उसको ढेचू ढेचू करने दीजिए, जिसको काऊ काऊ आती है उसको काऊ काऊ करने दीजिए, जिसको बिहारी आती है उसको बिहारी बोलने दीजिए, जिसको मराठी आती है उसको मराठी बोलने दीजिए, जिसको मारवाड़ी आती है उसको मारवाड़ी बोलने दीजिए। क्योंकि भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती, भाषा हमेशा संवाद का विषय होती है। बहुत ही बढ़िया, जिंदाबाद। अभी कल्याण जी ने जो गीत सुनाया राजस्थानी में, हमको उसमें भी उतना ही आनंद आ रहा था जितना अमन अक्षर और राम भदावर की ओज की कविताओं और गीत में आ रहा था। और इतनी दिक्कत है आपको हिंदी से, तो बंद करो ना फिर इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को और इसको यहां शाहपुरा में शिफ्ट करो। हम किसी को नहीं रोकेंगे कौन सी भाषा बोलनी है। और जब महाराष्ट्र में हमला हुआ था ताज और ओबेराय होटल में, मैं अंतिम 2 मिनट चाहता हूं आपके। मैं जानता हूं समय बहुत हो चुका और आप थक चुके हो, मैं भी थक चुका हूं, क्योंकि हम भी लगातार कवि सम्मेलनों की यात्राओं पर हैं।
तो मैं अंतिम 2-4 मिनट आपके चाहता हूं, क्योंकि जब महाराष्ट्र में ताज और ओबेरॉय होटल पे हमला हुआ था तो उसमें महाराष्ट्र के तुकाराम उम्बले ने भी अपने प्राण गंवाए थे। उसमें महाराष्ट्र का एक बेटा विजय सालस्कर भी शहीद हुआ था। तो केरल के कोझिकोड के संदीप उन्नी कृष्णन ने भी अपनी छाती पर गोली खाई थी। उस हमले में उत्तराखंड के गजेंद्र सिंह बिष्ट ने भी शहादत दी थी। ये देश केवल महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड से नहीं चलता, ये देश 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश से चलता है। 150 करोड़ लोगों के प्रेम और सामर्थ्य से चलता है। इसको तोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं एक कविता आपको हिंदुस्तान की सेना पर सुनाना चाहता हूं। बस इतना सा निवेदन करता हूं कि 2 लोग जा रहे हैं, वो 2 चल जाओ, पर इसके बाद मत जाना कोई। मैं सेना पर 2 मिनट मांगता हूं आपके, बस 2 मिनट की एक कविता सुना रहा हूं। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। और मुझे शाहपुरा की वो तालियां चाहिए जो हमेशा यहां पर प्यार मिलता है, क्योंकि शाहपुरा में जिस तरह से कविता को सुना जाता है, दुनिया को सीखना चाहिए कि श्रोता कैसे होते हैं। भाई साहब, इनको तो एक्सपोर्ट कर करके वहां भेजो, अमेरिका, लंदन, इतने बढ़िया है। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का, मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर। पिता को दवाई कौन देगा ये पीड़ा साथ में लेकर। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। वो ठंडी बर्फ में भी मुस्कुराता है आसमान नोड़कर। वो तपती रेत में भी सो जाता है घुटनों को मोड़कर। वो सालों तक अपने आंगन के दर्शन नहीं करता। वो रूखी सूखी खा लेता है मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। एक दिन सैनिक की बेटी अपने पिताजी को फोन करती है और कहती है कि पापा जल्दी घर लौटना, पापा जल्दी घर लौटना, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूं। पापा जल्दी घर लौटना, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूं। रात को सोने से पहले आपकी मूंछों में ताव लगाना चाहती हूं। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना। और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूं, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। मगर जैसा जाता है सैनिक, छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना। और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूं, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। तो बच्ची अपनी दादी से पूछती है, ये शाहपुरा वो धरती है जिसने मुझे बहुत प्रेम दिया और मेरे कैरियर में जो मैंने ऊंचाई पाई उसमें शाहपुरा का अमूल्य योगदान है। हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ संचालकों में से एक हमारे बड़े भाई आपके कमल मनोहर जी, जिन्होंने मनोहरपुरा जैसे छोटे से अंचल का नाम, शाहपुरा जैसी छोटी सी जगह का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया। मैं चाहता हूं कि आप अपने संचालक के लिए, सिद्ध संचालक के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वो बच्ची अपनी दादी से पूछती है कि दादी मेरे पिताजी ने ऐसा क्या अपराध किया था कि मैं अंतिम समय में उनका चेहरा नहीं चूम सकती।
मैं उनकी मूंछों में ताव नहीं लगा सकती। तो दादी अपनी छोटी सी पोती से कहती है कि मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है, मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। वाह, जिंदाबाद। ये राजस्थान वो धरती है कि जब भी कोई जिक्र करेगा वीरों के बलिदान का, सबसे ऊपर नाम मिलेगा मेरे राजस्थान का। मैं हास्य रस का कवि हूं। ये सोचते हैं राम भदावर कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, लेकिन वो जानता है इस बात को कि चांद लिखता हूं तो आफताब छपता है, झील के पानी में भी सैलाब छपता है, और मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब छपता है। जिंदाबाद। मैं अंतिम दो पंक्तियां पढ़ता हूं और इन दो पंक्तियों में मैंने नहीं कहा आपसे कि आप मेरी बातों पर ताली बजाना, लेकिन इस एक लाइन पर मैं पूरे सदन के दोनों हाथ आकाश की फिजाओं की ओर लहरते हुए देखना चाहता हूं। हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर बैठे हैं और इधर कोने में जो विशिष्ट गण बैठे हैं, मैं आप सबकी तालियां भी चाहता हूं। मेरा भाई शुभम बैठा है, मैं शुभम तेरी भी तालियां इस बात पर चाहता हूं कि मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है। और बेटी तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है, बेटी तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है। बहुत